दुनिया भर में अमेरिकन डॉलर का चढ़ता हुआ सूरज अब डूब तो नहीं रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रहा है। अब बायलैटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड और ट्रेड इनवॉइसिंग, फॉरेन रिजर्व्स और लोन्स के इजरा में भी डॉलर पर इन्हिसार कम होता जा रहा है। ये हकीकत है कि ग्लोबल इकोनॉमी में कई दहाइयों से अमरीकी डॉलर की हुक्मरानी, डॉलर की बालादस्ती, बल्कि डॉलर की मोनोपोली कायम रही है। एक अरसे तक इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में डॉलर अनचैलेंजेबल रहा। डॉलर का कोई मुकाबला नहीं था, कोई सानी नहीं था। लेकिन अब डॉलर अपनी चमक खो रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में एक ऐसे फैसला कुन मोड़ पर ये डॉलर आ पहुंचा है जिसको एक्सपर्ट्स डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर से छुटकारे का आगाज करार दे रहे हैं, जबकि गोल्ड यानी सोने के ज़खायर और चाइनीज करेंसी युआन बड़ी तेजी से आलमी मंडियों में अपनी जगह बना रहे हैं। The dollar for many years has been seen as the haven of the market because people trust the US government and they trust dollar assets. Well, the dollar is the single biggest decline in 6 months in 50 years. Gold is at record highs. And here's what that looks like. This gold line, because why would it be any other color, shows how much the metal has increased in value since January. The green line shows the dollar's depreciation over the same period. It breached $1,000 during the global financial crisis, $2,000 during COVID, and $3,000 after the Trump administration's tariff announcements, which perhaps was a wake-up call. दुनिया की लार्ज इकोनॉमीज और इमर्जिंग मार्केट्स अल्टरनेटिव सिस्टम तश्कील देने में मसरूफ हैं। ये ट्रेंड महज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की दुनिया में तब्दीली नहीं, बल्कि ये रुझान ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल पावर के असरे नौ बंटवारे की अलामत बन चुका है। The changing landscape could open the door for the euro to play a greater international role. First, it would allow EU governments and businesses to borrow at a lower cost, helping boost our internal demand at a time when external demand is becoming less certain. Second, it would insulate us from exchange rate fluctuations as more trade would be denominated in euro, protecting Europe from more volatile capital flows. And third, it would protect Europe from sanctions or other coercive measures. So in short, it would allow Europe to better control its own destiny. आप सोच रहे होंगे कि ये क्या माजरा है। मैं आपको समझाता हूँ। बात यह है कि अगरचे डॉलर अब भी आलमी मालियाती निज़ाम में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में डोमिनेंट यानी कि सबसे बड़ी करेंसी है, लेकिन मुख्तलिफ रीजन्स और मुख्तलिफ सेक्टर्स में डॉलर का इन्फ्लुएंस पहले जैसा मजबूत नहीं, कमज़ोर होता जा रहा है। IMF के नंबर्स के मुताबिक 2024 ख़त्म होने तक ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर का हिस्सा 57.8% रह गया है, और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर के मुकाबले में नॉन ट्रेडिशनल करेंसीज और गोल्ड में अपने ज़खायर बढ़ा रहे हैं, डॉलर को कम कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कमोडिटीज़ और एनर्जी सेक्टर की इंटरनेशनल ट्रेड में भी डॉलर पर इन्हिसार कम होता जा रहा है। कमोडिटीज़ और एनर्जी सेक्टर में कीमतों का तयन और अदायगियाँ डॉलर के बजाय अब चाइनीज़ युआन में भी हो रही हैं। ये तब्दीली सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड या फाइनेंशियल सेटलमेंट की नई डायरेक्शन नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे जियो स्ट्रेटेजिक अवामिल कार फरमा है। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीकी डॉलर दुनिया की मरकजी करेंसी बन गया और आज भी उसकी ये हैसियत बरकरार है। ज्यादातर मुमालिक तिजारत और मालियाती लेन देन के लिए इसी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये एक तरह की आलमी अवामी खिदमत बन चुकी है। लेकिन चूंकि ये आलमी निज़ाम एक ही मुल्क की करेंसी पर इन्हिसार करता है, इसलिए इसमें कुछ बुनियादी खतरात और अदम तवाजुन भी शामिल हैं, क्योंकि अमरीका में किए गए फैसले पूरी दुनिया की मईशत पर असरअंदाज हो सकते हैं। दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका रूस के $300 बिलियन के रिजर्व्स को फ्रीज करने में सिर्फ इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि वो डॉलर्स में थे। रशिया यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और वेस्ट ने रशिया के फॉरेन रिजर्व फ्रीज किए तो दुनिया के कई मुल्कों को एहसास हुआ, वो जाग गए कि अगर आपके ज़खायर रिजर्व्स डॉलर या यूरो में हैं तो किसी भी दिन जब्त किए जा सकते हैं। Our timely joint initiative to move bilateral settlements in national currencies has had a great effect on our trade, and 90% of all settlements are done in ruble and yuan. इसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के मुख्तलिफ सेंट्रल बैंक्स ने, दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों ने डॉलर पर इन्हिसार कम किया
اور اپنی ہی کرنسیز میں ٹریڈ کرنے میں اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ہی دھڑا دھڑ گولڈ کی خریداری شروع کر دی. گویا امریکہ کی جانب سے ڈالر کے ذریعے ویپنائزیشن آف فائنانس ہی در حقیقت ڈی ڈالرائزیشن کے لیے ایک ذریعہ اور اسٹیمولس ثابت ہوئی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورلڈ ٹرینڈ بریٹن ووڈز سسٹم کے خلاف ایک اعلان بغاوت ہے. وہی گلوبل فائنینشیل سسٹم جس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈالر کو دنیا میں ایکسچینج ریٹ کا معیار اور سینٹرل کرنسی بنایا تھا، لیکن اب ڈی ڈالرائزیشن یعنی ڈالر سے چھٹکارے کی رفایت کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مقصد کے لیے خاص طور پہ برکس ممالک یعنی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ نے مختلف لیول پر انیشیٹیوز لے بھی لیے ہیں. یہ پانچوں ملک اپنی بائی لیٹرل یعنی آپس میں اور ملا کے ملٹی لیٹرل ٹریڈ ٹرانزیکشنز کو اپنی کرنسیز یوان، روبل اور انڈین روپیز میں انجام دینے کی پالیسی بنا رہے ہیں تاکہ ڈالر کی ضرورت کم سے کم ہو. کسی نے یہ طے نہیں کیا کہ ڈالر ہی معیاری کرنسی ہے. یہ فیصلہ آخر کس فورم پر ہوا؟ اور ظاہر ہے ہمیں یہ سب کچھ انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا. ہمارے مرکزی بینک دوسرے ممالک کے مرکزی بینکوں کے ساتھ اس پر بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اسی بیک گراؤنڈ میں ان ملکوں نے ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں کے متبادل کے طور پہ نیو ڈیولپمنٹ بینک، کنٹینجنٹ ریزرو اور ارینجمنٹ CRA جیسے انسٹیٹیوشنز قائم کیے جو ڈالر کے بغیر فنڈنگ اور فائنینشیل پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی برکس کے پانچوں ملک برج جیسے ڈیجیٹل پیمنٹس کے سسٹم اور بینکس کے درمیان پیغام رسانی اور میسیجنگ کا ایک نیٹ ورک بھی بنا چکے ہیں تاکہ وہ امریکی اثر کے حامل سوئفٹ سسٹم سے آزادی حاصل کر سکے. ان پانچوں برکس ملکوں نے اپنے فارن ایکسچینج ریزروز میں گولڈ یعنی سونے کے ریزروز میں اضافہ کیا ہے اور یہ ملک ایک دوسرے سے ٹریڈ میں پیمنٹس اور لونز کا اجرا ڈالرز کے بجائے اب اپنی کرنسی میں کر رہے ہیں. 10 countries equals economic power. Look at how the original BRICS have grown compared to the G7 in terms of global GDP since 2009. It surpassed the G7 in 2019. Now add in the expanded lineup and its share is nearly 40%. Sanctions imposed by the US and Europe on Russia are one reason why trade among the bloc's first 5 members rose 40% to over $700 billion from 2021 to 2024. Sanctions also contributed to an increasing amount of all this trade being done in local currencies. Look at the red line. That's use of the yuan bypassing the dollar in China's overseas transactions. BRICS has even talked about a common currency. Overall, BRICS countries supports reduced trade in US dollar as a tool, as a method to reduce overall Western economic dominance in the global economy. 2025 کے آغاز میں برکس ممالک کے سربراہان نے اس ادائیگی کے نظام کو باضابطہ طور پہ آگے بڑھانا شروع کیا تو دنیا نے ٹرمپ ٹیرف کی شکل میں امریکہ کے غیظ و غضب کا سامنا کیا. حالانکہ چائنا اور رشیا تو 2014 سے کرنسی سواپ ایگریمنٹ کے ذریعے ٹریڈ کر رہے ہیں. مارچ 2021 سے ایران بھی دونوں ملکوں کے ساتھ اس ایگریمنٹ کا حصہ بن چکا ہے. امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران نے اپنی ٹریڈ میں یوان اور روبل کے علاوہ یورو اور عراقی دینار کو بھی شامل کر لیا ہے. Any person can receive rubles from Russian ATMs using Iranian credit cards. This plan or project has 3 stages. In the second stage, Russian credit cards will be able to be used in Iran. In the third stage, our credit cards can also be used at Russian point of purchase systems. And this is how the credit card networks of the 2 countries connect. غیر معمولی بات تو یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ سمیت تیل پیدا کرنے والی کئی ممالک اب چائنا کو آئل اور گیس کی فروخت یوان میں یعنی چائنیز کرنسی میں کر رہے ہیں. 2024 میں فرانس نے بھی پہلی مرتبہ یوان میں LNG کارگوز کی ڈیل کی. چائنا نے 15 ملکوں کے اکنامک بلاک RCEP یعنی ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ کے ذریعے ایک نیا سسٹم ترتیب دیا. ان 15 کنٹریز میں چائنا کے علاوہ جاپان، ملیشیا، آسٹریلیا، برونائی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤس، میانمار، نیوزی لینڈ، فلپینز، سنگاپور، ساؤتھ کوریا، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں. ان ملکوں نے چائنا کے ساتھ ٹریڈ میں ڈالر کی بالادستی سے چھٹکارا پا لیا ہے. اب یہ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر رہے.
खुद अमेरिका के पड़ोस में ब्राजील और अर्जेंटीना में चाइनीज युआन डॉलर और यूरो की जगह दूसरी सबसे बड़ी करेंसी बन चुका है. We've been talking about de-dollarization for a while now. Is this the moment of truth? We have seen some different challenges to the dollar as of late that have been accelerating. So if, for example, if you're buying oil from Saudi Arabia and you're sitting in China, why would you go via the dollar? If you're buying phosphates from Morocco and you're sitting in Brazil, why would you go via the dollar? So if we think about some of these, trade settlements and commodities, I think we will start to move toward a different landscape. What we forecast is just this lower, slower burn out of the dollar. And it's not only tariffs, but it's also the question of trust with regard to alliances that may prompt other central banks to reduce their holdings of the dollar over time. चाइना ने युआन को ग्लोबल करेंसी के तौर पर फरोग देने के लिए CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम भी बना लिया है, जो युआन में इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फराहम करता है. 2025 के शुरू तक इस सिस्टम में 119 मुल्कों के 1500 से ज़ायद पार्टिसिपेंट शामिल हो चुके हैं. अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के बैंक चाइना से ट्रेड के लिए इस सिस्टम को अपना रहे हैं ताकि मगरबी वेस्टर्न कंट्रोल से आज़ाद तिजारत की जा सके. चाइना ने दुनिया भर में युआन क्लियरिंग बैंक्स और करेंसी स्वैप लाइंस का एक वसी नेटवर्क भी बना दिया है. इसके अलावा चाइना ने मिडल ईस्ट के मुल्कों और रशिया के साथ ऑयल और गैस की तिजारत युआन में करने के माहिदे किए हैं, जिसे बाज एक्सपर्ट्स पेट्रो युआन का चैलेंज करार देते हैं. चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के मालियाती मंसूबे भी अब डॉलर के बजाय युआन में तय किए जा रहे हैं, जिससे युआन का इंटरनेशनल रोल मजीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है. We have always attached great importance to the international use of renminbi and have been issuing an annual white paper on renminbi internationalization and the cross-border renminbi index on a quarterly basis for 10 consecutive years since 2013. China's trade volume with RCEP countries increased by 7.48% year-on-year. While for Bank of China, the cross-border renminbi settlement with RCEP countries processed by our domestic branches increased by 45% year-on-year. In addition, China's growing economic power could ensure the stable value of renminbi. An increasing number of market entities in China and its business partners have become more open to using renminbi in cross-border trade and settlement. एक तरफ चाइनीज युआन की बढ़ती हुई आलमी हैसियत उसको तेजी से डॉलर का मजबूत अल्टरनेटिव बना रही है, तो दूसरी जानिब रशिया ने 2022 में यूक्रेन जंग के बाद मगरबी मालियाती पाबंदियों के रद्दअमल में वेस्टर्न सैंक्शंस के रिस्पॉन्स में सबसे तेज़ रफ्तार डी-डॉलराइजेशन की स्ट्रेटजी अपनाई, डॉलर से छुटकारे की स्ट्रेटजी बनाई और रूबल फॉर गैस मैंडेट की पॉलिसी नाफिज कर दी. ये रशियन पॉलिसी थी. इसका मकसद रूबेल जो रशियन करेंसी है उसकी वैल्यू को मुस्तहकम मजबूत रखना और रशिया का डॉलर और यूरो पर मबनी निज़ाम से छुटकारा हासिल करना था. आज मैंने एक फरमान पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत रूसी कुदरती गैस की तिजारत के लिए नाम निहाद गैर दोस्ताना रियासतों के साथ एक नया ज़ाब्ता कायम किया गया है. हम ऐसे ममालिक के शराकत दारों को एक वाज़ेह और शफाफ तरीक़ेकार पेश करते हैं. रूसी कुदरती गैस खरीदने के लिए उन्हें रूसी बैंकों में रूबल के अकाउंट्स खोलना होंगे. इन्हीं अकाउंट्स के जरिए गैस की फराहमी की अदायगियाँ की जाएंगी. ऐसे हालात में जब मगरबी ममालिक का मालियाती निज़ाम बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा हो, जब इन ममालिक की कंपनियां रूसी बैंकों, इदारों और अफराद के साथ मुआहदों की पासदारी से इनकार करें और जब डॉलर और यूरो में असासे मुंजमद किए जा रहे हों, तो उन ममालिक की करेंसियों को इस्तेमाल करने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता. रशिया ने SPFS यानी सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस के नाम से अपना एक मुतबादिल बैंकिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है जो स्विफ्ट के पैरेलल काम कर रहा है. हालिया चंद सालों में रशिया ने अपने रिजर्व्स में गोल्ड रिजर्व्स और चाइनीज युआन का हिस्सा बहुत बड़ा हिस्से में बढ़ा दिया है. अब रशियन सेंट्रल बैंक ने खजाने में रूबल के बाद दूसरी बड़ी करेंसी चाइनीज युआन और गोल्ड के रिजर्व्स हैं. यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया ने भी इंडियन रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल करने के लिए SRVA यानी स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स मुतारिफ कराए हैं. 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सिस्टम के तहत फॉरेन बैंक्स को इजाज़त दे दी कि वो इंडियन बैंक्स में रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स खोलें, जिनके ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इंडियन रुपी में तय होंगी. You would be aware that
special rupee Vostro accounts have been opened in significant numbers. They right now form a very effective mechanism in terms of lubricating, so to speak, the trade flows between the two countries. In terms of numbers, I don't know if I recall immediately, but I think there are more than 24, close to 24 banks that have opened a large number of these special rupee Vostro accounts that facilitate the trade between the two countries currently. ये सिस्टम इन कंट्रीज के लिए खास तौर पे बहुत मौजू और अप्रोप्रिएट है जो डॉलर की किल्लत या अमेरिकी सैंक्शंस का सामना करते हैं। इनमें रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, श्रीलंका वगैरह शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन अकाउंट्स में मौजूद इजाफी रकूम को इंडियन ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की इजाज़त देके इसे एक अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव भी बना दिया है। ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका अगरचे निस्बतन कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज भी इसी ट्रेंड की रिफ्लेक्शन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए ये मुल्क भी डॉलर के बजाय लोकल करेंसीज में लोन फराहम करने पर जोर देते हैं ताकि फॉरेन एक्सचेंज के खतरात कम हो। ब्राज़ील ने 2023 में चाइना के साथ डायरेक्ट ट्रेड युआन और अपनी करेंसी ब्राज़ीलियन रियल में तय करने का एग्रीमेंट किया और इसके बाद से ब्राज़ील अपने रिजर्व्स में अमरीकी डॉलर की निस्बत युआन यानी चाइनीज़ करेंसी और गोल्ड के रिजर्व्स में इजाफा कर रहा है। बार बार बात गोल्ड यानी सोने की हो रही है, तो आपकी एक दूररस आलमी सोच से मैं आपको आगाह करता हूँ। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 3 साल पहले दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड या सोने की खरीदारी का 58 ईयर रिकॉर्ड तोड़ा। Gold hits another record. Spot gold prices have climbed above $4,000 an ounce for the first time. The price of gold, it has soared to over $4,000 an ounce for the first time ever, with silver also making unprecedented gains. Economic uncertainty reigns supreme, and that's fueled a rush to buy gold. The price of the precious metal topped $4,300 an ounce this week, which is a new record. Why gold is suddenly shining brighter than ever before? Isn't it? I just stole this from the I saw you swipe it. There's only 7 cameras on me. Prices are soaring. They just reached a new record high. सेंट्रल बैंक्स ने 2022 में 1136 टन सोना खरीदा, जो 1967 के बाद सोने की सबसे बड़ी खरीदारी थी। फिर उसके बाद ये ट्रेंड मुसलसल जारी रहा। सेंट्रल बैंक्स की जानिब से 2023 में 2 साल पहले 1050 टन सोना और 2024 में 1044 टन सोना खरीदा गया। ये भी सुन लें कि 1 टन 1000 किलो के बराबर होता है और 1000 टन मतलब 10 लाख किलो। यानी पिछले 3 सालों के दौरान दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने सालाना 10 लाख किलो सोने की खरीदारी की। IMF के मुताबिक 2024 खत्म होने तक ग्लोबल रिजर्व्स में डॉलर का हिस्सा 57.8% रह गया था, तकरीबन आधा आधा। गोल्ड और दीगर करेंसीज इस वैक्यूम को पूरा कर रही हैं। 1990 की दहाई के बाद पहली बार सेंट्रल बैंक्स में गोल्ड रिजर्व्स US ट्रेजरी बॉन्ड से बढ़ चुके हैं, जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली है। पिछले चंद सालों में ये भी दिलचस्प बात है कि गोल्ड के सबसे बड़े खरीदार कंट्रीज में चाइना और इंडिया के बाद पोलैंड और टर्की शामिल है। Poland has been a pretty big buyer. India, China have been buyers as well. So we're continuing to see buying from Central and Eastern European central banks, as well as some of the larger emerging market central banks too. But we're also seeing other central banks representing other economies start to emerge as well. One trend that we're seeing is some central banks, especially in Africa, Latin America, start to buy gold directly from domestic small-scale gold mining. When we ask central banks, what are the main reasons that you hold gold? The most highly cited reason this year was gold's performance during times of crisis. And if you think about the years we've just lived through, from COVID to the Ukraine war to now this new conflict in the Middle East, you can understand why that's sort of top of mind for central bankers. And gold has shown well during that time. It's performed pretty well as a diversifier and as a safe haven asset. चाइना ने मुसलसल कई साल तक सोने के रिजर्व बढ़ाए। इंडिया ने 2024 में 2023 के मुकाबले में खरीदारी में नुमाया इजाफा किया, जबकि पोलैंड और टर्की ने अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए सोना खरीदा। प्राइवेट इन्वेस्टर्स और ब्लैक और ग्रे मार्केट की जानिब से भी गोल्ड की ईंटों, बिस्किट और क्वाइन की डिमांड में कई 100 गुना इजाफा देखा गया। 2023 में प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने 1190 टन और 2024 में 1186 टन गोल्ड खरीद कर जमा किया। मजमूई तौर पर तमाम नंबर्स, डेटा और स्टैटिस्टिक्स इस बात की तस्दीक करते हैं
کہ گلوبل فائنینشیل سسٹم ایک بڑی تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔ انٹرنیشنل اکانومی میں یوان اور دوسری کرنسیز کا حصہ روز بڑھ رہا ہے۔ انویسٹرز بھی ڈالر پر مبنی ایسٹس سے محتاط ہو کر آلٹرنیٹیو ایسٹس تلاش کر رہے ہیں، یعنی ورلڈ اکانومی ڈی ڈالرائزیشن یعنی ڈالر کے چھٹکارے کے ذریعے ایک ملٹی پولر فائنینشیل سسٹم کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ڈی ڈالرائزیشن یعنی ڈالر سے چھٹکارے کا عمل اس تصور کو کمزور کر رہا ہے کہ گلوبل ٹریڈ، لونز کی ادائیگی، فارن ایکسچینج ریزروز کی مضبوطی صرف امریکی ڈالر سے ہی ممکن ہے۔ یہ تصور اب تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔